बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। एडवांस फाइनेंशियल इंटरमीडिएट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट और उसके कंटेंट देखते हैं। बैलेंस शीट के और भी नाम है, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कंडीशन। तो बैलेंस शीट हमें क्या बताती है? बैलेंस शीट बेसिकली शो करती है द एसेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ द बिजनेस यूनिट एट अ गिवन डेट। किसी एक पर्टिकुलर डेट पे किसी भी बिजनेस के एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल को बताती है। द फाइनेंशियल पोजीशन इज द क्यूमुलेटिव रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। जितनी आपकी अकाउंटिंग पीरियड की ट्रांजैक्शंस होती हैं, चाहे वो 1 मंथ हों, क्वार्टरली हों या ईयरली हों, उन सब का जो है वो एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड, आपकी जो बैलेंस शीट क्या शो करती है? बैलेंस शीट इज अ बेसिकली हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग द पोजीशन ग्रोइंग आउट ऑफ अ सीरीज ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन only a through understanding of principle and practice that are followed in the recording process, offer and application of nature of the end product। तो बैलेंस शीट बेसिकली क्या है? एक हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग है। हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग इसलिए है कि इसमें सारी पास्ट की ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, तो इसलिए हम इसको हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग करते हैं। और फिर ये उसी ट्रांजैक्शन की वजह से हमें बताती है कि पोजीशन आपकी ग्रो हो रही है या पोजीशन के ऊपर क्या चेंज आ रहा है। तो बैलेंस शीट को बनाने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल और बहुत सारी प्रैक्टिस को फॉलो किया जाता है। बट आज का लेटेस्ट अकाउंटिंग के अंदर बैलेंस शीट के लिए जो प्रेजेंटेशन होती है उसके लिए IS 1 हम फॉलो करते हैं। IS 1 और बहुत सारे और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी इसके साथ साथ यूज़ होते हैं, जैसे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट हो गया, और भी आपके जो है वो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं। और आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन क्या होगी वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताता है। सेकंड है जी, बैलेंस शीट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस प्रोप्राइटरशिप, बैलेंस शीट उसकी एक्सपेंशन है। अब लाइबिलिटीज़ क्या है? डेट इज पेएबल ऑफ द बिजनेस, टोटल डेट ऑफ बिजनेस, यानी इक्विटी ऑफ द क्रेडिटर ग्रुप इन द टोटल एसेट। लाइबिलिटीज इन अदर वर्ड्स, एसेट के अगेंस्ट क्रेडिटर्स का जो बिजनेस में इंटरेस्ट होता है, डेट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। सिमिलर इसी तरह से ऑनर्स का, शेयर होल्डर्स का, बिजनेस के एसेट पे जो रिसोर्सेज के ऊपर या एसेट के ऊपर जो उनका पार्ट होता है, जो उनका हिस्सा होता है, उसको हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। Balance sheet items are generally classified in a manner that will be facilitate the analysis and the interpretation of financial data। बैलेंस शीट की आइटम हम इस तरह से लिखते हैं कि एक तो उससे क्लियर एनालिसिस हो जाए और दूसरा उससे इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह से हो जाए फाइनेंशियल डाटा की। अब बैलेंस शीट की आइटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं? अगर हम एसेट की बात करें तो एसेट में आपके पास करंट एसेट्स होते हैं, नॉन करंट एसेट्स होते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल हैं, अदर एसेट है और कॉन्टीजेंट एसेट्स हैं। इंटेंजिबल वो होते हैं जिनको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल। और कॉन्टीजेंट एसेट जो होते हैं वो आपके ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो वो आपके पास कॉन्टीजेंट एसेट कहलाते हैं। इसी तरह से अदर एसेट्स क्या होते हैं? एडवांस टू ऑफिसर्स हो गया, या अनअमोर्टाइज डेवलपमेंट कॉस्ट है, ये भी आपके पास जो है वो अदर एसेट्स में आ जाती है। अनअमोर्टाइज बॉन्ड इशू कॉस्ट भी आ जाती है। तो ये आपके पास एसेट वाली साइड्स हैं। अब आते हैं लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी के अंदर करंट लाइबिलिटीज़ हैं जो हमने एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपके पास आपने मोर देन 1 ईयर पे करनी होती है, यानी लॉन्ग टर्म डेट होते हैं। फिर आपके डेफर्ड रेवेन्यू होते हैं, ऐसे रेवेन्यू जो आप एडवांस में रिसीव कर लें। फिर कोई अदर लाइबिलिटीज़ भी आपकी हो सकती हैं जी। और उसके बाद कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ होती हैं विच मे बी अकर और नॉट। ऐसी लाइबिलिटीज़ जो फ्यूचर में हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, उनको हम कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो हो सकता है कि आपको कोर्ट में जो केस है वो आप हार जाएं, तो फिर आप क्या करते हैं, उसकी एक वैल्यूएशन करवा लेते हैं कि केस हारने की सूरत में हमें कितने पैसे पे किए जा सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़। देन है जी ऑनर्स इक्विटी। ऑनर इक्विटी में क्या आता है? पेड इन कैपिटल आता है। पेड इन कैपिटल में आपके पास कैपिटल स्टॉक आएगा, प्रेफर्ड स्टॉक आएगा, एडिशनल पेड इन कैपिटल आएगा,
रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी, अप्रेजल कैपिटल हो जाएगा और रिजर्व्स वगैरह। अच्छा जी, ऑफसेट ऑफ द बैलेंस शीट का मतलब है कि कौन कौन सी चीज़ें एसेट में से माइनस हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें लाइबिलिटी में से माइनस हो सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कैपिटल में से माइनस हो सकती हैं। तो एसेट में क्या होगा, अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट, ये डेटर या अकाउंट रिसीवेबल में से लेस होंगे। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, ये आप जिसकी भी डेप्रिसिएशन होगी उसमें से लेस होगा। लाइबिलिटी में ट्रेजरी बॉन्ड लेस होते हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ बॉन्ड वो लेस हो जाएंगे। और कैपिटल में से क्या लेस होगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ कैपिटल स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट में ऑफसेट हो सकती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं और फिर उसकी जो है वो बैलेंस शीट एक कंप्लीट बनाते हैं। फ्रॉम द अकाउंट बैलेंस गिवन बिलो द कार्टर कॉरपोरेशन ऑफ December 31st 1964 प्रिपेयर अ बैलेंस शीट विद इन इंफॉर्मेशन प्रॉपरली क्लासीफाइड। अकाउंट पेएबल करंट लाइबिलिटी है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, अक्रूड इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस करंट लाइबिलिटी है, अक्रूड सैलरीज करंट लाइबिलिटी, एडवांस टू ऑफिसर्स अदर एसेट्स हैं। अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स ये डेटर्स में से या अकाउंट रिसीवेबल में से लेस होंगे। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग में से लेस होगा। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, एसेट में से इक्विपमेंट में से लेस होगा। 6% बॉन्ड पेएबल, ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। बिल्डिंग आपका नॉन करंट एसेट है यानी फिक्स एसेट है। कैश करंट एसेट है। कैश डिविडेंड पेएबल करंट लाइबिलिटी है। कैश सरेंडर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइफ इंश्योरेंस आपके पास इन्वेस्टमेंट है। कॉमन स्टॉक आपको दिया, ये कैपिटल स्टॉक है। डिस्काउंट ऑन प्रेफर्ड स्टॉक, ये प्रेफर्ड स्टॉक में से माइनस होगा। डिविडेंड रिसीवेबल करंट एसेट है। इक्विपमेंट आपका नॉन करंट एसेट है। उसके बाद एस्टिमेटेड इनकम टैक्स पे करंट लाइबिलिटी, टैक्स पेएबल करंट लाइबिलिटी, गुडविल इंटेंजिबल हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल करंट एसेट है। इन्वेंट्रीज आपकी करंट एसेट हैं। लैंड आपके प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आ जाएंगे। लैंड फॉर फ्यूचर प्लांट्स साइट इन्वेस्टमेंट है। नोट पेएबल करंट लाइबिलिटी है। नोट रिसीवेबल करंट एसेट्स हैं। पेड इन कैपिटल फ्रॉम सेल ऑफ कॉमन स्टॉक इन एक्सेस ऑफ स्टेटेड वैल्यू, एडिशनल पेड इन कैपिटल है। प्रेफर्ड स्टॉक कैपिटल स्टॉक में आएगा। प्रेफर्ड स्टॉक रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट है। प्रीमियम ऑन बॉन्ड पेएबल, ये आपके लॉन्ग टर्म डेट में आ जाएगा। बॉन्ड पेएबल के ऊपर जितनी आपने प्रीमियम पे की है, जो पे करनी है आपने, यानी बॉन्ड पेएबल में ऐड हो जाएगा ये। प्रीपेड टैक्सेस करंट एसेट हैं। रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे नहीं आएगा। सप्लाईज इन्वेंट्री करंट एसेट है। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करंट एसेट हैं। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल हैं। ट्रेजरी स्टॉक कॉमन 1000 शेयर्स उसमें से लेस होगा। अनअमोर्टाइज डेवलपमेंट कॉस्ट ये अदर एसेट्स में आएगा। और अनअर्नड रेंटल इनकम आपके जो है वो डेफर्ड रेवेन्यू है। विद होल्डिंग टैक्स पेएबल आपकी करंट लाइबिलिटी है। अब हमने क्वेश्चन रीड कर लिया जी। कॉरपोरेशन बैलेंस शीट एट December 1964। अब हम एसेट पे जाके करंट एसेट सबसे पहले लिखते हैं और करंट एसेट में जो जो हमारे पास, हम पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन को रीड किया था हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले था हमारे पास अकाउंट पेएबल, तो पहली चीज़ है वो अकाउंट पेएबल है। तो अकाउंट पेएबल आप करंट लाइबिलिटी में लिखेंगे। इसका बेहतरीन तरीकाकार है कि आप पूरा पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लें और जो चीज़ जहाँ पे फॉर्मेट में आ रही है उसको वहाँ पे लिखते जाएं। तो सबसे पहली वैल्यू थी अकाउंट पेएबल, वो आपकी करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी में जाके लिखें। उसके बाद था जी अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, वो हम लिख लेते हैं। उसके बाद है जी अक्रूड इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस, अक्रूड इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस। वो हैं जी 3050 के। देन है आपके पास अक्रूड सैलरीज, अक्रूड सैलरीज हैं आपके पास 1400 की। देन है एडवांस टू ऑफिसर्स, ये इन्वेस्टमेंट में आएगा एसेट वाली साइड पे। पहले यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल भी लिख लें। तो अकाउंट रिसीवेबल थे आपके पास 77,500, इनमें से लेस होने थे आपके पास अलाउंसेस, अलाउंसेस भी बल्कि 3000 के गिवन है, वो लेस कर देते हैं हम। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 74,500। उसके बाद है एडवांसेस टू ऑफिसर्स, तो ये अदर एसेट में आ जाएगा। अलाउंसेस फॉर बैड डेट्स हो गया। अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग,
तो पहले आप यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग की अमाउंट है 128,000, उसमें से आप लेस कर देंगे अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, तो अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन है 36,000 की, वो आप लेस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 92,000। देन है उसके बाद अलाउंसेस फॉर इक्विपमेंट, तो आप पहले इक्विपमेंट की वैल्यू लिख लें जी। इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट हैं आपके पास 42,000 के, उसमें से आप लेस कर दें अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन, तो अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन है इक्विपमेंट का 12,000 का, तो ये आ जाएगा आपके पास 30,000। देन है आपके पास ये 6% बॉन्ड पेएबल, तो ये आपकी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, यहाँ पे लिखेंगे 6% बॉन्ड्स पेएबल। तो बॉन्ड्स पेएबल हैं आपके पास 100,000 के। उसके बाद है बिल्डिंग, हमने लिख लिया। कैश आपके पास करंट एसेट है, कैश 36,500। देन है आपके पास कैश डिविडेंड पेएबल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे लाइबिलिटी में कैश डिविडेंड पेएबल, और वो है 16,000 का। देन उसके बाद है जी कैश सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, तो ये आपके पास इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे आप लिखेंगे जी कैश सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और वो है आपके पास 3850। देन है आपके पास जी कॉमन स्टॉक, तो पेड इन कैपिटल की हेडिंग में आप लिखेंगे जी कॉमन स्टॉक, और कॉमन स्टॉक है आपके पास 25, उसकी है स्टेटेड वैल्यू 150,000 का। देन है आपके पास डिविडेंड रिसीवेबल करंट एसेट है, एस्टिमेटेड इनकम टैक्स पे करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे लिखेंगे एस्टिमेटेड इनकम टैक्स पे, और एस्टिमेटेड इनकम टैक्स पे है 6200 की। देन है जी उसके बाद FICA टैक्स पेएबल, FICA टैक्स पेएबल, और वो है आपके पास 300 के। उसके बाद जी गुडविल है, गुडविल आपके पास आ जाएगा जी इनटेंजिबल में, और वो है 28,800। और इस लेन में एक चीज़ रह गई थी, और वो थी हमारे पास डिविडेंड रिसीवेबल, वो करंट एसेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिविडेंड रिसीवेबल, और वो हैं हमारे पास 1200 के। अच्छा, जिसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो भी हमारे पास करंट एसेट हैं 1500 के। देन है हमारे पास इन्वेंट्रीज, वो भी हमारे पास 142,000 की करंट एसेट्स हैं। फिर उसके बाद लैंड है हमारे पास, प्लांट एंड इक्विपमेंट में आ जाएगा 60,000 का। फिर उसके बाद है जी लैंड फॉर फ्यूचर प्लांट साइज, ये आ जाएगा इन्वेस्टमेंट में, लैंड फॉर फ्यूचर प्लांट साइट, और वो है 35,000 की। देन है जी आपके पास नोट रिसीवेबल, वो करंट एसेट होंगे आपके पास नोट्स रिसीवेबल, और वो हैं 30,000 के। इससे एक चीज़ ऊपर मैंने छोड़ी है, नोट पेएबल वो लाइबिलिटी है, लिख लेते हैं। नोट्स पेएबल वो हमारे पास करंट लाइबिलिटी है, और नोट्स पेएबल हैं 25,000 के। देन है जी पेड इन कैपिटल फ्रॉम सेल ऑफ कॉमन स्टॉक इन एक्सेस ऑफ स्टेटेड वैल्यू, तो ये आपके पास आ जाएगा एडिशनल पेड इन कैपिटल, आप कह लें पेड इन
कैपिटल एडिशनल, और इसकी अमाउंट है आपके पास 110450। देन है जी आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेफर्ड स्टॉक, और प्रेफर्ड स्टॉक की जो आपको वैल्यू दी हुई है वो 100 पार है, और प्रेफर्ड स्टॉक है हमारे पास 120,000 के। देन है जी प्रेफर्ड स्टॉक रिडम्पशन फंड, तो जो प्रेफर्ड स्टॉक रिडम्पशन फंड है ये इन्वेस्टमेंट में लिखेंगे एसेट वाली साइड पे। उसके बाद है प्रीमियम ऑन बॉन्ड पेएबल, तो ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे प्रीमियम ऑन बॉन्ड्स पेएबल। जो बॉन्ड्स पेएबल है उसके ऊपर प्रीमियम जो है वो हमने 5,000 की, तो ये आ जाएगा 105,000। नेक्स्ट है जी प्रीपेड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस सर्विसेज, तो ये आपके पास प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ जाएगा, दैट इज़ 2600। उसके बाद है जी रिटेन अर्निंग नहीं आएगा, सप्लाईज इन्वेंट्री, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे जी सप्लाईज इन्वेंट्री, 3500 की। देन है हमारे पास टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज करंट एसेट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 24,000 की। देन है जिसके बाद ट्रेडमार्क इंटेंजिबल में आ जाएंगे 10,000 के। फिर ट्रेजरी स्टॉक कॉमन शेयर्स, ये हम कॉमन स्टॉक में से लेस कर देंगे, अनअमोर्टाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट अदर एसेट में आ जाएगी। और वो है हमारे पास 5400। देन है जी अनअर्नड रेंटल इनकम और विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, दोनों करंट लाइबिलिटीज है। लेट्स करेंगे ट्रेजरी स्टॉक, ये आ जाएगा जी 125। देन है जी हमारे पास अनअर्नड रेंटल इनकम 950 की, ये हमारे पास लाइबिलिटी है। अच्छा, डेफर्ड रेवेन्यू में आ जाएगा अनअर्नड रेंटल इनकम 950। देन है जी विद होल्डिंग टैक्स पेएबल, तो ये भी आपके पास करंट लाइबिलिटी है। अच्छा जी, यहाँ से हम लेस करेंगे डिस्काउंट ऑन प्रेफर्ड स्टॉक, और वो है हमारे पास जी 4500। अच्छा जी, ये आ गया 1,15,500। अब टोटल करंट जो लाइबिलिटीज़ हैं इसका हम टोटल कर लेते हैं, तो वो टोटल होगा हमारे पास 105,950। देन हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का टोटल आ गया 105,000। डेफर्ड रेवेन्यू आ गया 950, और हमारे पास स्टॉक होल्डर इक्विटी का जो आंसर आ गया वो आ गया 418,950। अब यहाँ तक अगर हम टोटल करें तो टोटल जो लाइबिलिटीज़ हैं वो हमारे पास आ गई 211,900। इन दोनों को ऐड करेंगे अगर हम, और हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस दिया हुआ है, और रिटेन्ड अर्निंग है हमारे पास 68,000। अब इसका टोटल हम करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा दैट इज़ 630,850, यानी टोटल लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी। इसी तरह सब एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। सारे करंट एसेट का जो टोटल है हमारे पास वो आ गया जी 315,800। इन्वेस्टमेंट का टोटल हो गया हमारे पास आएगा 78,850। प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो टोटल है वो हमारे पास है 182,000, और इनटेंजिबल का जो टोटल है वो हमारे पास 38,800।
और अदर एसेट का जो टोटल है दैट इज़ 15,400। अब सब का टोटल करें तो जो टोटल एसेट्स हैं हमारे पास वो भी बनेंगे 630,850। जी आपकी बैलेंस शीट और उसका टोटल और एसेट लायबिलिटी और ऑनर इक्विटी का टोटल जो है वो इक्वल आया है। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर दें। थैंक यू सो मच।